लेफ्ट आउटर जॉइन समझ में आ गया, ठीक है। इसको उल्टा कर दें, मतलब मैं क्लाइंट की सारी लिस्ट ले लूं और वो प्रॉपर्टी जो उस क्लाइंट ने दिखाई देखी हैं उनके नाम में वो प्रॉपर्टी का नाम ले लूं, और जो नहीं दिखाई किसी क्लाइंट को कोई प्रॉपर्टी उसको नल कर दें, तो क्या हो जाएगा, राइट आउटर जॉइन। लेफ्ट आउटर जॉइन और राइट आउटर जॉइन में सिर्फ ये फ़र्क है। डन हो गया, गुड। अब आता है रीनेम। रीनेम करना हो ऑपरेशन को, रीनेम करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम देखा होगा आपने अपनी क्यूरी यूज़ कर ली होंगी अभी तक एसक्यूएल में, कि आप कहते हैं फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एज फुल नेम, ठीक है। और इसी तरह आप टेबल रिलेशन का नाम भी रीनेम करते हैं। आप रिलेशन को कहते हैं स्टूडेंट एज एस, ताकि टाइपिंग में आप एस डॉट नेम, एस डॉट फादर नेम, एस डॉट एज आसानी से उसको टाइप में ले सकें। तो रीनेम की ज़रूरत पड़ती है, और रीनेम के लिए हमारे पास रिलेशन अलजेब्रा में ऑपरेशन यूज़ करते हैं रो। रिजल्ट ऑफ रिलेशन अलजेब्रा एक्सप्रेशन डू नॉट हैव नेम दैट वी कैन यूज टू रेफर टू देम। द रीनेम ऑपरेशन इज रो इज प्रोवाइडेड फॉर दैट पर्पस। एक्सप्रेशन के अंदर हम कहेंगे रो ऑफ एक्स फॉर द दैट एक्सप्रेशन, यानी उस रिलेशन के लिए। तो रिटर्न द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन ई अंडर द नेम एक्स। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि सैलरी प्लस मेडिकल अलाउंस प्लस कन्वेंस अलाउंस प्लस बोनसेस इज इक्वल टू नेट सैलरी एज नेट सैलरी। तो नेट सैलरी क्या है, उन तमाम एट्रीब्यूट्स का मर्जर है। तो उसको रीनेम कर दिया हमने उस एट्रीब्यूट को, जो सैलरी दे रहे हैं उसको 3-4 एट्रीब्यूट को बना के एक नया एट्रीब्यूट बना दिया, तो वो रीनेमिंग के अंदर आ जाएगा एज नेट सैलरी। रिडक्शन लगा लें आप, मैं हाउस रेंट, मेडिकल बिल, या आप कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारी डिडक्शन लगा लें। प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन, ये सारी डिडक्शन लगा लें। बोले नेट डिडक्शन, अब नेट डिडक्शन का अलग कॉलम बन जाएगा, नेट सैलरी का अलग बन जाएगा, ड्राइबल सैलरी का अलग बन जाएगा। तो ये क्या होते हैं, रीनेम्ड कॉलम होते हैं। एक्चुअल कॉलम ये एग्जिस्ट नहीं करते डेटाबेस जब बनाते हैं आप, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो उसको स्टोर करने के लिए एक नया कॉलम बना लेते हैं या दिखा देते हैं। एक्चुअल में तो अलग अलग स्टोर हो रहा होता है, लेकिन जब आप दिखाते हैं डिस्प्ले में तो सम टाइम हम डिस्प्ले में दिखा रहे होते हैं और सम टाइम आप एक्चुअली स्टोर भी कर लेते हैं। लेकिन स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है हमें, हम डिस्प्ले में कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, डेटाबेस ऑप्टिमाइज हो जाता है। अनदर फॉर्म ऑफ रीनेम ऑपरेशन, मल्टीपल एट्रीब्यूट को, जैसे मैंने बताया, एक तो आप पूरे टेबल को चेंज कर दें, और दूसरा क्या है, मल्टीपल एट्रीब्यूट को मिला के एक नया नाम दे दें। तो हमने A1, A2, A3 को नया नाम दे दिया X। जैसे मैंने कहा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम इज इक्वल टू फुल नेम, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। फिर एक कंसेप्ट आता है इक्विवेलेंट क्यूरीज का। इक्विवेलेंट क्यूरीज हमारे पास, अगर मैं कहूँ, देखें देयर आर मोर देन वन वे टू राइट अ क्यूरी। मैं सवाल दूंगा, आप लोग अलग अलग क्यूरी लिखेंगे, सबका एक जैसा जहन तो नहीं है, सब एक ही क्यूरी लिखेंगे, लेकिन देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि मल्टीपल लोगों की क्यूरी सही हो, लिखा अलग अलग तरीके से, लेकिन आउटपुट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो वो जब आउटपुट सेम आएगा तो क्यूरी क्या कहलाएगी, इक्विवेलेंट। इक्वल नहीं कहलाएगी, इक्विवेलेंट कहलाएगी, ठीक है। आउटपुट सेम होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अलग अलग क्यों देते हैं, अलग अलग इसलिए अल्टरनेटिव देते हैं ताकि एक्सपेंशन हो, आपके पास चॉइसेस हों। एक ही नहीं है कि एक काम करने का एक ही तरीका, दूसरा तरीका नहीं हो सकता, अल्टरनेटिव्स होने चाहिए ताकि ह्यूमन इंटेलेक्चुअल इन्वॉल्व हो। लेकिन मल्टीपल तरीक़ों में डेफिनेटली कोई बेहतर होगा, कोई ज़्यादा बेहतर होगा, कोई बुरा होगा, कोई एवरेज होगा। इसके लिए आपको एक कोर्स पढ़ाया जाता है, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। पढ़ रहे, आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। अभी पीछे डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ के आए होंगे। एवरेज, कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, एवरेज, बेस्ट, वर्स्ट। काम तो कार कर लिया, यानी अपने स्टार्टिंग की, स्टार्टिंग तो हो गई, लेकिन स्टार्टिंग कौन से वाला मेथडोलॉजी यूज़ की, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया जिससे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई, एवरेज हुई या बुरी हुई, ठीक है। आउटपुट आ जाएगा। तो क्यूरी हमारे पास दो हैं, डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू फिजिक्स, और दूसरा सैलरी ग्रेड एंड कंजक्शन लगाया हमने, सैलरी ग्रेटर देन 90,000। इसको अगर यूँ करना चाहे कि जब आप डेटा इंस्ट्रक्शन से फैच कर रहे हैं उस वक्त दोनों ही क्राइटेरिया चेक करके फैच कर रहे हैं, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम इंस्ट्रक्टर से वो लोग निकालें जिनकी सैलरी क्या है, 90,000 है। इसमें डिपार्टमेंट सारे ही आ गए, सारे डिपार्टमेंट वाले आ गए, सारे डिपार्टमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, जिसकी सैलरी क्या है 90,000 से ज़्यादा है।
अब जो रिजल्ट आ गया उसके ऊपर आपने फिल्टर लगाया कि डिपार्टमेंट नेम जिनका फिजिक्स है वो निकालो, तो आउटपुट क्या होगा? वो लोग जिनका डिपार्टमेंट फिजिक्स है और सैलरी ग्रेटर देन 90,000। यही काम पहले वाली क्यूरी कर रही थी, आउटपुट तो सेम ला रही थी, लेकिन दोनों में एक फ़र्क है। तो वो अब जब आउटपुट सेम लाए तो हम कहते हैं ये कौन सी क्यूरी है? इक्विवेलेंट। दो टू क्यूरी आर नॉट आइडेंटिकल बट दे आर प्रोड्यूसिंग द सेम रिजल्ट, दे गिव सेम रिजल्ट, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट। अब इनमें से ऑप्टिमाइज, देखिए ऑप्टिमाइजेशन डिपेंड करता है आपके कॉन्स्टेंट्स के ऊपर, ठीक है। व्हाट्स ऑप्टिमाइजेशन? इट इज़ रिलेटिव डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। जैसे मैंने मिसाल के तौर पे मैंने तुम्हें पहले भी एग्जांपल देके समझाई थी कि मुझे कराची जाना है, नो इशू ऑफ मनी, व्हाट इज़ ऑप्टिमाइजेशन? बायर, टाइम बचेगा ना, पैसों का कोई मसला नहीं है, तो क्या करूँगा? बायर जाऊँगा। और मैंने कराची जाना है लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पैसे, तो क्या करूँगा? लोकल ट्रांसपोर्ट में जाऊँगा, ठीक है, या बाई ट्रेन जाऊँगा। आर यू गेटिंग पॉइंट? अब दोनों में ही ऑप्टिमाइजेशन हो रही है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ व्हाट? इट मैटर्स। अब आ जाए इस पॉइंट पे। अब इसमें कौन सी ऑप्टिमाइजेशन? एक ऑप्टिमाइजेशन है कंप्यूटेशन की, कि कंप्यूटिंग पावर आपको बचानी है या कंप्यूटिंग पावर आपके पास लिमिटेड है। तो आपकी पहले वाली क्यूरी में क्या हो रहा है? वो चेक करेगा फिजिक्स है और वो चेक करेगा 90,000 है। दो चीज़ें कंपेयर कर रहा है, कंप्यूट कर रहा है। तो आपके दो पैरेलल प्रोसेसिंग चल रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं? दो एक्शन, दो, हर एक क्यूरी के ऊपर, हर रो के ऊपर आपने दो कंपेरिजन करने हैं, सही है। आउटपुट आ गया, आउटपुट का होगा? डायरेक्ट आ जाएगा। मेमोरी ऑप्टिमाइज हो गई, कंप्यूटेशन कंप्रोमाइज हो गई, मेमोरी ऑप्टिमाइज हो गई। नीचे वाले सिनेरियो में आ जाए, पहले आपने सिर्फ ये कंपैरिजन किया, क्या? सैलरी ग्रेटर देन 90,000, लेकिन आउटपुट आएगा तो कहीं स्टोर करना पड़ेगा, टेम्पररी स्टोर करना पड़ेगा ना। हमने कौन से लोग लिए? वो सारे लोग जो 90,000 से ज़्यादा वाले, कहीं स्टोर करेंगे। अब उनमें से वो निकालने हैं जो जिनका डिपार्टमेंट फिजिक्स है। तो मतलब स्टोरेज का चाहिए कमी, हमें टेम्पररी मेमोरी चाहिए, बफर चाहिए जहाँ पे हम स्टोर कर सके। उस सूरत में हमारे पास फिर उसके बाद हम एक और ऑपरेशन करते हैं जिसमें इक्वलिटी की, डिपार्टमेंट नेम फिजिक्स, तो कंपैरिजन एक हुआ। क्या क्या ऑप्टिमाइज हुआ नीचे वाली क्यूरी में? प्रोसेसिंग। और कंप्रोमाइज़ क्या हुआ? मेमोरी। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किसको ऑप्टिमाइज़ करना चाह रहे हैं। आपके पास रैम की कोई कमी है या कंप्यूटेशन की कमी है, ठीक है, वो हाँ अकॉर्डिंगली क्वेरी लिखेंगे। क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गई ये बात? तो आप देखेंगे अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास कंप्यूटिंग का कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ कर रहा हूँ या यूनी प्रोसेसर यूज़ कर रहा हूँ, रैम बड़ी लगाई हुई है, काम एक ही कर रहा हूँ, कोई और काम नहीं कर रहा, रैम मेरे पास सफिशेंट है, तो फिर मैं सेकंड वाली यूज़ करूँगा। और अगर कंप्यूटिंग की इशू है तो मैं फिर क्या करूँगा? कंप्यूटिंग बढ़ाऊंगा, रैम बढ़ाऊंगा, कंप्यूटिंग कम करूँगा, कंप्यूटिंग का कंप्रोमाइज़ करूँगा, नीचे वाली यूज़ कर लूँगा। और कंप्यूटिंग अगर अच्छी है तो ऊपर वाली यूज़ करूँगा, रैम ऑप्टिमाइज हो जाएगी। तो आप देखेंगे आपके पास क्या अवेलेबिलिटी है, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ सिनेरियो में। इतना कुछ पढ़ाया है तो अब उसको चेक भी करना है, आपके नॉलेज को असेस करेंगे आपने जो लर्न किया है। तो 3 टेबल दे रहा हूँ, क्यूरीज बना के देनी है मुझे रिलेशनल अलजेब्रा की फॉर्म में। पहला टेबल है सप्लायर, थोड़ा समझा देता हूँ। सप्लायर में सप्लायर आईडी है जो कि इंटीजर है, सप्लायर का नेम है जो कि स्ट्रिंग है, एड्रेस है जो कि स्ट्रिंग है, पार्ट्स क्या होगी? पीआईडी, इंटीजर है, पार्ट्स नेम स्ट्रिंग, और पार्ट्स का कलर स्ट्रिंग, कलर ब्लू रेड एटसेट्रा होगा। और फिर कैटलॉग है, कैटलॉग जब जनरेट करते हैं तो आपने इन दोनों प्राइमरी की जो सप्लायर में है और पार्ट्स में है, दोनों को मिला के एक नई प्राइमरी की बना दी जो कि एक्चुअल फॉरेन की है, लेकिन उसको आप एज ए प्राइमरी की भी ट्रीट कर रहे हैं। कंपोजिशन प्राइमरी की, ये कहलाई कंपोज प्राइमरी की, कंपोज करके आपने दोनों को कंबाइन करके प्राइमरी की बना दी। और तीसरी ले क्या रहे हैं इसमें कैटलॉग में? कास्ट, ठीक है। अब आपने बताना है मुझे इन सवालों के जवाब। पहला सवाल है फाइंड द नेम ऑफ सप्लायर हु सप्लाई सम रेड पार्ट।
लिखें रिलेशनल अलजेब्रा में। Similar query will come in exam and test. The relation will be given in this way, and you will be asked to write the queries in relational algebra as well as in SQL. मुझे यहाँ पे रिलेशनल अलजेब्रा में चाहिए फ़िलहाल, SQL में आपकी लैब में चेक करेंगे और दोनों को कंबाइन करके थ्योरी में चेक करेंगे। You have 1 minute to go. Hurry up. Done? चलें दिखा दे। गलत दिखाएगा क्या पार्ट सिंपल सी चीज है। मैं कंटिन्यूअसली पढ़ा रहा हूँ पूछ लेता हूँ कुछ बातें कर रहे थे सुबह में तो क्या भाई इस तरह के स्टार्टिंग है ये इतना की चीज़ सिंपल वाली चीज़ है तो मसला नहीं है। देखिए अगर मैं एक करा देता हूँ
बहुत बड़ा तीर मारने की जरूरत नहीं है इसमें। पहले आप क्या करते हैं, सिंपली सप्लायर है और दूसरा क्या है, पार्ट्स। तो सप्लायर क्रॉस प्रोडक्ट विथ पार्ट्स, आउटपुट क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगी। इसमें मुझे क्या निकालना है, कलर इज इक्वल टू रेड, और ये कलर मैंने लगाया क्राइटेरिया, ठीक हो गया। कलर रेड आ गया तो उसमें मुझे चाहिए क्या आउटपुट में, पाए व्हाट, सप्लायर नेम। सप्लायर नेम चाहिए ना, क्या बोलूँगा, एस नेम, एस डॉट नेम, ये मुझे आउटपुट में चाहिए। क्या मुश्किल है इसमें, बस दैट्स ऑल, ठीक है। यहाँ आपने सिग्मा दे दिया, कलर इज इक्वल टू सिग्मा देंगे, इसमें फिल्टर लगाएंगे, कलर इज इक्वल टू ओके। सो इस तरह की क्यूरीज है, ये निकालनी है आपने, होमवर्क दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में चेक करूँगा। SID supplier who supplies some red part or green part, SID of supplier who supplies some red part or at the street or number 2 सदर कराची, इनका एड्रेस बताया कि एड्रेस इनका ये हो। फाइंड सप्लायर हु सप्लाई सम रेड पार्ट्स एंड सम ग्रीन पार्ट्स, ये निकाल के लानी है। अब आते हैं टुवर्ड्स डिवीजन, डिवीजन ऑपरेशन। यूनियन इंटरसेक्शन हमने कर लिया था, ये थोड़ा सा अलग इसलिए रखा है ताकि थोड़ा सा ट्रिकी है, जिसको हम कहते हैं डिवीजन। R divides S. Define a relation over the attribute C that consists of a set of tuple from R that match the combination of every tuple in S. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें इस तरह की क्यूरीज होंगी। जब आपकी क्यूरी में ऐसे लफ्ज़ हो एवरी, ईच, तो उसमें समझ जाएंगे क्या लगेगी, डिवीजन लगेगी, ठीक हो गया। इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली एक्सप्रेशन जो है जब एग्जीक्यूट होता है बेसिक ऑपरेशन, उसके बैकएंड पे क्या चल रहे होते हैं। करेंगे क्या, आप एक लेंगे रिलेशन R और उसमें से क्या लेंगे, C कॉलम फैच करेंगे, प्रोजेक्शन करेंगे, C कॉलम फैच कर लिया। कहाँ स्टोर करेंगे, टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करेंगे, इसका नाम है T1। R रिलेशन से आपने एक कॉलम फैच कर लिया जिसका नाम है C और उसको स्टोर कर दिया T1। फिर आपने क्या करना है, जो S है आपका रिलेशन, दो रिलेशन थे ना R और S, R से तो आपने एक कॉलम ले लिया, अब पूरे S को मल्टीप्लाई करेंगे यानी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे T1 के साथ, ठीक हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट आती है आपको सबको, क्रॉस प्रोडक्ट कर दी। अब क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें से माइनस कर देंगे R को, ये भी चीज़ आती है आपको, आती है नहीं, सेट डिफरेंस करवाया ना, सेट डिफरेंस, ये इसके रिजल्ट को इस रिजल्ट से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, R को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऐसे। जो रिजल्ट आएगा उसको स्टोर किसमें कर लेंगे, T2 में। अब T1 को माइनस करेंगे T2 से और जो रिजल्ट आएगा T, वो एक्चुअली हमारा रिजल्ट है, ये कहलाती है डिवीजन, दैट्स कॉल्ड डिवीजन। R डिवाइडेड बाय S। एग्जाम्पल करवा देता हूँ एक, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ये सिंबॉलिक था। आइडेंटिफाई ऑल क्लाइंट हु हैव व्यूड ऑल प्रॉपर्टी विथ 3 रूम्स, ऐसी क्यूरी। अब देखो नोट करो क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ, ऑल प्रॉपर्टी विथ 3 रूम्स, क्राइटेरिया दे दिया। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे प्रॉपर्टीज़ को फैच करेंगे, क्लाइंट नंबर एंड प्रॉपर्टी नंबर। वो मैंने कहा था कॉमन एट्रीब्यूट, यहाँ मैंने वर्ड यूज़ किया ना सी, सी सर लाजमी नहीं है कि एक एट्रीब्यूट हो, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट होंगे, तो आप इस तरह से फैच कर लेंगे। तो हमने क्या फैच किया, क्लाइंट नंबर और प्रॉपर्टी नंबर, कहाँ से, व्यूइंग के टेबल से। अब व्यूइंग टेबल से लेना है और डिवाइड करना है किसके साथ, प्रॉपर्टी नंबर, रूम इज इक्वल टू 3, और रूम प्रॉपर्टी फॉर रेंट में से वो रूम निकाले जिसके रूम कितने थे, 3 थे। वो रूम नहीं, हमें रूम वो हमें चाहिए क्या, उसका कौन सा एट्रीब्यूट चाहिए, सिर्फ प्रॉपर्टी नंबर। टेबल प्रॉपर्टी फॉर रेंट है, कंडीशन है कि हम निकालेंगे वो टेबल जिनमें रूम नंबर, रूम इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ रूम इज इक्वल टू 3, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी आ गई, वो पूरे का पूरा रिलेशन आएगा,
उस पूरे रिलेशन में से सारे एट्रीब्यूट फैच नहीं करने हैं। एट्रीब्यूट कौन सा फैच करना है? सिर्फ एक एट्रीब्यूट, उसका नाम क्या है? प्रॉपर्टी नंबर। और इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इस तरह का रिजल्ट आएगा। अब दोबारा देख लें, जब मैंने ये पहला ऑपरेशन किया, पहला ऑपरेशन क्या था? क्लाइंट एंड प्रॉपर्टी नंबर, किस टेबल से? विंग से। अब यहाँ पे क्लाइंट नंबर आ गया, यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर आ गया। ये प्रॉपर्टी CR56 है, CR56 यहाँ भी आ रही है। क्यों आ रही है? ये CR56 किसको दिखाई है? ये क्लाइंट्स CR56 है, लेकिन प्रॉपर्टी कौन सी देखी है? PA14। और ये CR56 है, लेकिन प्रॉपर्टी कौन सी है? ये दो प्रॉपर्टी इसने विजिट की है। ठीक हो गया? विजिट तो इसने दो की हैं। अब हमारे पास वो प्रॉपर्टी जिनके रूम नंबर कितने हैं? 3, वो दो ही प्रॉपर्टी है सिर्फ, PG4 और PG। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉपर्टी नंबर PG14 है वो क्या है? 3 नंबर रूम वाली नहीं है। प्रॉपर्टी फॉर रूम 3 वाली कितनी है? PG4 और PG36। तो 14 जो है वो क्या है? PA14 वो क्या है? 3 रूम वाली नहीं। तो हमारे पास 3 रूम वाली प्रॉपर्टीज आ गई। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि वो कौन सा क्लाइंट है जिसने 3 रूम वाली प्रॉपर्टी देखी है। तो कौन सा क्लाइंट था? और सारी देखी हैं। अच्छा, अगर हम CR56 को देखें तो उसने PR14 देखी है। 76 को देखें तो 76 ने PG4 तो देखी है, लेकिन PG36 नहीं विजिट की। हमें वो बंदा चाहिए जिसने सारी प्रॉपर्टी जिसमें 3 रूम है वो सारी विजिट की है। वो क्लाइंट चाहिए जिसने सारी प्रॉपर्टी विजिट कर ली। क्लियर है? अब यहाँ पे हमने देखा कि प्रॉपर्टी तो दो थी, PG4 और PG36। तो यहाँ देखें, PG36 CR56 ने विजिट की है और PG4 भी CR56 ने विजिट की। तो CR56 ऐसा क्लाइंट है जिसने ये दोनों ही प्रॉपर्टी विजिट की है, जिनमें कितने हैं? रूम नंबर 3 हैं। तो हमें चाहिए क्या था आउटपुट में? रिजल्ट हमारा क्या होगा? वो क्लाइंट नंबर। ऐसी क्यूरी कहलाती हैं डिवीजन। ट्रिकी है थोड़ी सी, लेकिन सिस्टम काम करता है इसके ऊपर। और निशानी बता दूं कि कहाँ लगेगा? जहाँ पे आएगा फॉर ऑल प्रॉपर्टी। आइडेंटिफाई ऑल क्लाइंट हु व्यूड ऑल प्रॉपर्टी विथ 3 रूम। एक से ज़्यादा होते वो आ जाते। अभी एक ही है तो एक आ रहा है। हमारा डेटा सेट छोटा है, एग्जाम्पल देने के लिए हमने छोटा डेटा सेट यूज़ किया। ठीक है, इसकी और एग्जाम्पल बता दूं। मैं कहूँ फाइंड करो लिस्ट ऑफ टीचर हु हैव टॉट ऑल कोर कोर्सेज इन कंप्यूटर साइंस। तो नाम लिखना है उन टीचर्स के जिन्होंने क्या पढ़ाए हैं? कोर कोर्सेज। तो क्राइटेरिया क्या होगा? पहले आपने तमाम कोर्सेज में से वो कोर्सेज निकालें जो कोर कोर्सेज हैं। फिर वो कोर कोर्सेज देखने हैं कि कौन सा टीचर है कि जिसने हर कोर कोर्स पढ़ाया है। और आउटपुट में हमें क्या चाहिए? वो नाम जिस टीचर ने हर कोर कोर्स पढ़ाया है। तो इस तरह के सिनेरियोज हों तो उसके लिए हम डिवीजन ऑपरेशन यूज़ करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? बस मैं जस्ट फॉर जोक आपको समझा रहा हूँ कि अगर मेरे पास प्रॉपर्टी 3 वाले रूम वाली यही थी और मैंने इस क्लाइंट को दिखा चुका हूँ CR और 56 को, और ये कहता है आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तो उसको कहेंगे सर वी आर सॉरी वी कैन नॉट सेटिस्फाई यू। सिंपल। ठीक है, हमारे पास जितनी प्रॉपर्टी थी 3 रूम की वो दिखा दी आपको। आप उनके साथ सेटिस्फाई नहीं है, उनके लिए ओके नहीं है, वो आपकी क्राइटेरिया पूरा नहीं उतरे, तो हमारे पास और प्रॉपर्टी है ही नहीं 3 रूम वाली। तो क्या बोलेंगे? थैंक यू, जाएँ आप। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम कहेंगे लेट्स सपोज हमने जिसने कोर कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज टीचर ने सारे पढ़ाए, तो वो टीचर क्या कर सकता है? वो टीचर हमारे पास मॉडरेटर बन सकता है, जो पेपर्स को रिव्यू करेगा, पेपर क्वालिटी के हैं या नहीं। क्वेश्चन पेपर बने हैं जो क्वालिटी के हैं नहीं, कोर कोर्सेज का उसको बना दो। अब उसके कोई मसला ही नहीं होगा, तमाम कोर कोर्सेज उसने पढ़ाए हुए हैं।
तो वो कोर कोर्सेज को देखे, हाँ ठीक है, स्टैंडर्ड को फॉलो करता, ओके। लेकिन अगर नहीं पढ़ाया होगा, वो पेपर आएगा तो क्या करेगा कि यार ये सब्जेक्ट तो मुझे आता ही नहीं है, मैं कैसे इसको असेस करूँ कि मैं स्टैंडर्ड का है या नहीं। तो आपको इस तरह से लिस्ट डेवलप करनी है। बहुत सारे क्राइटेरिया मिलेंगे, ऐसे सिनेरियोज मिलेंगे जिसमें आपको इस तरह के क्राइटेरिया अप्लाई करने पड़ेंगे, वहाँ पे डिवीजन अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब कुछ क्यूरी डिवीजन से रिलेटेड, पहले क्यूरी तो मैंने पहले वाले ऑपरेशन से, अब डिवीजन से रिलेटेड और फर्दर दोनों को मिला के वही टेबल है 3। और क्यूरी क्या है? एस आई डी ऑफ सप्लायर हु सप्लाई एवरी पार्ट। अब मैं कहता हूँ यार मेरे पास लेट्स सपोज ऑटोमोबाइल का बिजनेस है, कारें बनाते हैं, ठीक है, कोई ऑटो शॉप्स खोली हुई है ऑटोज़ की। अब मैं कहता हूँ उस सप्लायर के साथ कांटेक्ट अच्छे बना के रखो जो क्या करता है, तमाम पार्ट सप्लाई करता है, कि हमें कोई टेंशन नहीं होगी यार ये पार्ट नहीं मिल रहा, अब वो पार्ट किससे मंगवाएं। तो ऐसा सप्लायर अगर हमारे कांटेक्ट में हो जिसके पास सारी पार्ट्स हैं, इजी हो जाएगा ना काम। तो हम कहेंगे फाइंड द एस आई डी ऑफ सप्लायर हु सप्लाई एवरी पार्ट। फाइंड द एस आई डी ऑफ सप्लायर हु सप्लाई एवरी रेड पार्ट। अगर आपके पास क्राइटेरिया ये है कि आपने रेड वाले पार्ट यूज़ करने हैं सिर्फ गाड़ी में, आपके पास गाड़ी ऐसी है, तो आप क्या किससे पार्ट करेंगे? उसको बोलेंगे यार ये भिजवा दो। ये नहीं पूछेंगे है कि नहीं, उसे पूछना नहीं पड़ेगा। आपकी 2 क्यूरी बच गई ना, पहले उसे पूछे ये पार्ट है कि नहीं, वो कहेगा हाँ है, तो उसको बोलेंगे भेज दो। तो आप डायरेक्ट बोलोगे यार ये भेज दो, तो सही पूछने की जरूरत नहीं कि आपके पास ये है या नहीं, क्योंकि उसके पास होगा। डन। इसी तरह से मैंने कहा जब मॉडरेट करा रहा हूँ पेपर, तो उस टीचर ने इसने हर सब्जेक्ट पढ़ाया है, तो उसे ये पूछने की जरूरत नहीं कि यार कर लोगे तुम मॉडरेट, उसे पढ़ाया होगा तो क्या हाँ कोई वो पूछने की ज़रूरत ही नहीं, बस उसको बोले सर ये देखें, ओके कर देगा, ठीक है। फाइंड द एस आई डी ऑफ सप्लायर हु सप्लाई रेड आर ग्रीन पार्ट। फिर अब आपकी क्यूरी बन गई ऐसी, रेड और ग्रीन पार्ट है, सप्लायर हु रेड आर सप्लाई ग्रीन पार्ट। फाइंड द पेयर ऑफ एस आई डी दैट सप्लाई विथ फर्स्ट आई डी चार्ज मोर देन सम पार्ट दैट सप्लाई विद द सेकंड आई डी एस आई डी। 2 कंपेरिजन ले लिया आपने कि सप्लायर आईडी जो क्या करता है, सप्लाई करता है, जो चार्जेस ज़्यादा लेता है हमें वो निकालना है, और जो चार्जेस कम लेता है वो निकालना है। फाइंड द एस आई डी पी आई डी ऑफ द पार्ट सप्लाई बाय एटलीस्ट 2 डिफरेंट सप्लायर। ऐसे पार्ट्स की आईडी निकालनी है, वो पार्ट्स कौन से हैं, कम से कम 2 सप्लायर सप्लाई करते हों। तो उस पर क्या होता है, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है बिजनेस के लिए। ये बिजनेसेस ऐसे ही नहीं रन हो रहे होते, ये सारी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती हैं, क्यूरीज हो रही होती हैं। अब मेरे पास वो पार्ट हैं जो एक से ज़्यादा सप्लायर सप्लाई करते हैं, तो अब मेरे पास ये होगा, मैं उसको बोलूँगा यार रेट कम लगाओ, रियायत करो, वो कहेगा नहीं इससे कम नहीं हो सकता, तो मेरे पास चॉइस क्या है, दूसरे के पास जा सकता हूँ। अब एक पार्ट है जो एक ही सप्लायर के पास है, तो मैं उससे बोलूँगा निगोशिएट करने के लिए, वो जिस रेट पे देगा उसको लेना पड़ेगा, कोई और दे ही नहीं रहा, वो सिर्फ उसी के पास है। तो अब तो उसका रेट उसकी मर्ज़ी का चलेगा, सप्लायर की मर्ज़ी। क्लियर है? इसको उल्टा कर दो सप्लायर के पर्सपेक्टिव में, कि सप्लायर अगर ऐसे पार्ट्स या ऐसी ऑब्जेक्ट्स रखता है जो यूनिक है, तो अब वो बिज़नेस क्या करेगा, मज़े से करेगा, क्योंकि उसके पास यूनिक है, जिसको चाहिए होगी उसी के पास आएगा, तो अब जो रेट रखना चाहे वो रख सकता है। क्लियर हो गया? तो बिज़नेस में इस तरह से ये डेटा हेल्प करता है।